गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इससे पहले हम गॉस लॉ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। सेम गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर। मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ कहता है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। लेट अस सपोज हमारे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, और अगर मैं इस क्लोज सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूं, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड रखी, मतलब ये कोई क्लोज सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जा रही है। तो गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एस क्लोज सरफेस में, ये कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, वो इक्वल टू जीरो है। लेकिन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यही जो फ्लक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, उसमें हमने कहा था क्लोज सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो होगा नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नेट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? मैग्नेटिज्म में ये कहता है कि गॉस लॉ की जितनी फील्ड क्लोज सरफेस के अंदर जा रही है, कितनी जा रही है, जैसे ये फील्ड लाइंस है, ये जा रही है 1 2 3 4 5 6 लाइन सरफेस के अंदर जा रही है और 6 लाइन सरफेस से बाहर जा रही है। तो जितनी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की अंदर जाती है उतनी ही बाहर निकल रही है, तो इसीलिए इसका फ्लक्स क्या है? जीरो है। बट फिर हमारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो ये क्लोज सरफेस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो फ्लक्स कितना होता? तब भी फिर हम यही कहते हैं कि जो फ्लक्स है वो जीरो है। क्यों? ऐसा क्यों? देखो, जो फ्लक्स का कंसेप्ट है वो क्या है? फ्लक्स का कंसेप्ट होता है कि कितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जा रही हैं और कितनी उसके सरफेस को काट के बाहर आ रही है। जितनी फील्ड लाइंस इसको सरफेस को, जैसे ये सरफेस है, इसको काट के कितनी अंदर जा रही हैं और कितनी इसको काट के बाहर आ रही है। अगर अंदर जाने वाली फील्ड वेदर भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स जीरो होगा, वो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो फिर गॉस लॉ में जीरो बोला गया है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोला गया, मतलब कैन नॉट बी जीरो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें अगर इस सरफेस के अंदर, सपोज ये एक सरफेस है, अगर इसके अंदर कोई भी नेट चार्ज आपके पास है तो इस नेट चार्ज से फील्ड निकलेगी बाहर। ये बाहर तो निकल रही है, जैसे 1 2 3 4 फील्ड लाइन बाहर निकल गई, बट अंदर कहीं से नहीं आ रही, तो फ्लक्स यहां पे जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्योंकि चार्ज क्या कर रहा है? फील्ड को बाहर निकाल रहा है। लेकिन अगर इसी सरफेस को मैं ऐसे लूं कि इसके अंदर कोई मोनोपोल हो सकता है मैग्नेट का, मतलब अकेला नॉर्थ या साउथ, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर ना तो नॉर्थ अकेला हो सकता है ना साउथ अकेला हो सकता है, होंगे तो दोनों इकट्ठे ही होंगे, बिकॉज हमने ये अभी मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, नॉर्थ एंड साउथ ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पेयर में रहेगा। तो इसमें यही होगा कि अगर नॉर्थ और साउथ है, सपोज मैं इसको ऐसे बना लेता हूं कि सपोज इसके अंदर मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ, मैंने बार मैग्नेट ले लिया, कोई भी मैग्नेट ले लो उसमें नॉर्थ साउथ रहेगा, तो यहाँ नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलेगी और ये घूम फिर के इसके अंदर भी आएगी,
क्योंकि जितनी फील्ड निकलेगी वो उसको अंदर आना ही आना है। तो सपोज यहाँ से 3 फील्ड निकली तो 3 अंदर आ गई, तो फ्लक्स इज 0। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज है वो सिंगल हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए गॉस लॉ ये कहता है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। बट अगर मैं ऐसे कहूं कि सपोज एक सरफेस है, इसके अंदर मैं डाइपोल ले लेता हूं एक, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्लस क्यू चार्ज होता है, तो इस केस में फ्लक्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड निकल के नेगेटिव में जा रही है यहाँ पे सारी, और वैसे भी दोनों का सम 0 हो जाएगा। सो ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। 0 क्यों है? 0 इसलिए है, दो केसेस में 0 हो गया। एक तो ये कंसेप्ट है कि जितनी फील्ड जाएंगी उतनी बाहर निकलेंगी, इसलिए 0 है। दूसरा, इसके अंदर मोनोपोल नहीं हो सकता, इसलिए भी 0 है। दोनों केसेस में 0 है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी गई उतनी बाहर आ गई, तब तो 0 है। बट अगर उसके अंदर नेट चार्ज है तब 0 नहीं है, क्योंकि अगर नेट चार्ज है तो उससे फील्ड निकल रही है। या तो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है तो निकलेगी, वापस नहीं आएगी, क्योंकि निकल के तो इसको इन्फिनिटी पे चले जाना है। नेगेटिव है तो इन्फिनिटी से अंदर आएगी। जैसे इसमें हमने कहा है कि डाइपोल है तो 0 है, तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है m, वो सेम होती है। एक से निकल रहा है उसको पॉजिटिव मान लो, जहां से एंटर हो रहा है उसको नेगेटिव मान लो। तो जो स्ट्रेंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ के केस को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इधर हमने एप्सिलॉन नॉट लिया है, यहां म्यू नॉट ले लेते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ m है बेटा, दूसरे की -m है, इक्वल टू 0। तो दो केसेस में मैंने आपको गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म अभी बताया है। नंबर 1, जितनी फील्ड लाइंस एंटर की उतनी बाहर निकल गई। नंबर 2, जितना अगर इसके अंदर कोई मैग्नेट है, एक की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, तो नेट इक्वल टू 0। देखिए इसको, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये 3 टर्म है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एक ही चीज है जी। बेसिकली इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करेंगे। किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसकी कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। उन टर्म में से ये एक टर्म है, ये एक ही टर्म है, इसके 3 नाम है, अलग अलग वे में इसको डिफाइन किया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम यूज करेंगे लॉरेंज फोर्स को, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लॉरेंज फोर्स क्या कहता है? लॉरेंज फोर्स कहता है F इजिकल टू BQV साइन थीटा। मतलब सपोज यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू इस फील्ड के अंदर 90 डिग्री में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस पे एक साइड फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो साइड फोर्स मतलब जैसे फील्ड में लगेगा उसको ऊपर एक फोर्स लगता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एंगल है 90 डिग्री। तो ये सब चीजें अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो फोर्स कितना लग गया बेटा? B आ जाएगा, 1 sin 90 इज 1। तो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बनती है कि अगर कोई यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से 90 डिग्री में
मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसको जो फोर्स लगेगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो हम ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ए फोर्स विच एक्ट ऑन 1 कूलम विच इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्मली इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स होता है जो किसी चार्ज पे लगता है, जो उस फील्ड के अंदर 90 डिग्री में यूनिट स्पीड से जा रहा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सेकंड वे में, जैसे जो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। सपोज हमारे पास एक सरफेस है जिसका एरिया है ए, इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्मली, इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, दोनों में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड एंटर नॉर्मली इन ए गिवन एरिया। ये 0 डिग्री है, दैट इज बी, यानी फ्लक्स किसके इक्वल आ गया? बी के। तो इससे क्या पता लगता है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये वाला मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इस जब हम इस वे को लेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वर्ड आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is a flux generated by magnetic field lines passing normally in a given area is called magnetic flux density। कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली इस एरिया में से पास कर रही है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया को इधर ले जाओ, मतलब अगर 1 नहीं रखते हम, इसको इधर ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया 1 टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आ गया। देखिए इसको, इसका सीजीएस यूनिट भी होता है। सीजीएस यूनिट होता है 1 गॉस। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एसआई यूनिट टेस्ला है, सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या तीनों में जिस टर्म को कहेंगे हम वो 1 गॉस है, इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। देखिए बेटा इसको,